क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है? बैठे। कौमी मुफाहमती के लिए अफगानिस्तान की आला कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। कौमी मुफाहमत के लिए आला कौंसिल के चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला का पाकिस्तान का ये पहला दौर है। डॉक्टर अब्दुल्ला दौरे के दौरान वज़ीर आज़म और सदर ममलिकत से मुलाकात भी करेंगे। दौरे से अफगान अमन का जायजा लेने के लिए वसी उमूर पर तबादला ख्याल के मौक़े भी मुयस्सर आएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब तक अफगानों को अमन सुकून नसीब नहीं होगा, पाकिस्तान भी हकीकी अमन हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मजमून में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में जोग्राफिया, सकाफत और रिश्तों से जुड़े हैं। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज का उजलत में इनखला गैर दानिशमंदाना फैसला होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि पाकिस्तान अफगान क़यादत और अफगान अवाम की उमंगों के एन मुताबिक तय पाने वाले अमल की मुकम्मल हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते की बेहतरीन मकाद में है। उन्होंने मजीद कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की अवाम कतई नजर नस्ल और जुबान एक दूसरे के साथ लाजवाब सकाफती, मजहबी और तारीखी रिश्ते में बंधे हुए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान को निगोर्नो काराबाह के हित्ते में अब तक सूरत हाल के हवाले से तशवीश है। आज़रबाईजान के देहातों तरतर, आगदाम, फिजोली और जिब्रियाल में सिविल आबादी पर आर्मीनिया की फौज की फायरिंग इंतहाई बदकिस्मती है। आर्मीनिया को मज़ीद तसादुम से बचने के लिए फौजी कार्रवाई रोकने चाहिए। पाकिस्तान बरादर मुल्क आज़रबाईजान के साथ खड़ा है और इसके दिफा के हक की हिमायत करता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया। काबीना सियासी, मौशी और कौमी सलामती के मामलों पर गौर करेगी। वज़ीर आज़म की अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब पर काबीना इजलास में बात होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन के बयानी पर हुकूमती नुक्ता नज़र काबीना में रखेंगे। वफाकी काबीना 16 निकाती अहम एजेंडे पर भी गौर करेगी। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि डायलिसिस मशीनें समेत तिब्बी आलात अब पाकिस्तान में ही बनाए जाएंगे। फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल जोन में 200 एकड़ रकबे पर मेडिकल आलात बनाने का जोन कायम किया गया है, जिनमें डायलिसिस और एक्सरे मशीन, दिल की बंद शरियाने खोलने के लिए स्टंट, कैनोला, सिरिंज और सुइयां शामिल हैं। कोरोना ने शहर इक़्तिदार में पंजे गाड़ लिए। वफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक निजी स्कूल और कॉलेज में कोरोना केसेस रिपोर्ट होने के बाद उनको सील कर दिया गया। बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर नवल यूनिवर्सिटी को भी बंद कर दिया गया। वफाकी वज़ारत सेहत की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों इदारों में डिसइंफेक्शन और टेस्टिंग का अमल भी शुरू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है कि जब अपोजिशन इस्तीफा देगी तो वज़ीर आज़म नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाएगी और वज़ीर आज़म का भी नया इलेक्शन होगा, जिसने भी 3 माशाअल्लाह के बाद चौथे माशाअल्लाह का सोचा तो वो मुल्क का दुश्मन होगा। बचा कुचा पाकिस्तान चौथे माशाअल्लाह का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सऊदी अरब का कौमी दिन सऊदी शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी खूब जोश और जज्बे से मनाया और सऊदी भाइयों से इजहार मोहब्बत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स की जानिब से पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास में खिताब के दौरान पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों का न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो नाज़िम मोदी और इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को न सिर्फ मकबूजाबादी बल्कि पूरे भारत में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके।
और भारतीय शहर अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर कब्जे और मंदिर की तामीर के बाद इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुकामी अदालत में मक्का की तारीखी शाही ईदगाह मस्जिद को भी श्री कृष्णा की जन्मभूमि करार देकर मंदिर बनाने के लिए 13.37 एकड़ जमीन पर मालकियत का दावा दायर कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं आकाशा यासीन और मैं हूं सानिया गुल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। परेशानी में मजाक और खुशी में ताना मत दो, क्योंकि इससे रिश्तों में मौजूद मोहब्बत खत्म हो जाती है। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहां छुपे बैठे हैं। दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता भी ऐसा नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और तुम कहते हो कि वो तुम्हारी दुआएं नहीं सुनता। खबर क्या है? क्या खबर हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है या महज सच्चाई के साथ बयान करना? क्या सनसनी खबरियत पर मबनी हो सकती है? क्या खबर डेस्क पर बैठकर बन सकती है? क्या खबर महज इंफरादियत पर मबनी होती है या इंफॉर्मेशन भी खबर होती है? क्या खबर दर दर ख्वारी और भटकने से हासिल होती है? क्या खबर रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और खोज का समर होती है? क्या खबर माइक उठाकर इंटरव्यू करने से मिलती है? खबर सच को पेश करने का एक सफर है। खबर मसाइल की निशानदही का नाम है या मसाइल के हल के लिए पैदा की जाने वाली अवेयरनेस? क्या खबर हैवानों से निकलती है या कहवाखानों से? खबर एक सलीका है जिसके जरिए हम बताते हैं कि हकायक कहां छुपे बैठे हैं। औरत मरकज़े निगाह बनना चाहती है, लेकिन घूरे जाने पर एतराज भी है।
اگر تمہاری شکایت کرتے ہوئے کوئی اللہ کے سامنے رو پڑا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کیا کبھی سوچا ہے؟ اپنے ماں باپ سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز کو ترسو گے. کسی کی تہجد بھی کام نہیں آتی اور کسی کی قضا بھی قبول ہو جاتی ہے. ساری بات نیت کی ہوتی ہے. مطلب بہت وزنی ہوتا ہے. جب نکل جاتا ہے رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں. ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے قومی مفاہمت کے لیے افغانستان کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے. دورے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اور دیگر امور پر اہم بات بھی ہوگی. وزیر اعظم کے مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی سفیر محمد صادق، وزارت خارجہ کے افغانستان ڈوین کے ڈائریکٹر جنرل آصف میمن نے ڈاکٹر عبداللہ کا استقبال کیا. قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کے
चेयरमैन के तौर पर डॉक्टर अब्दुल्ला का पाकिस्तान का ये पहला दौरा है जिसमें वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत के अलावा चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर आला शख्सियात से मुलाकात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल्ला के दौरे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दो तरफा ताल्लुकात के अलावा अवामी सतह पर रवाबत को तक़वियत मिल गई है। जाली अकाउंट केस के ज़िमनी रेफरेंसेस फर्दर जुर्म आयद करने का मामला एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। पार्क लेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हरेश कंपनी रेफरेंस पर फर्दर जुर्म आयद करने का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं कि जाली अकाउंट केस के ज़िमनी रेफरेंसेस फर्दर जुर्म करने का मामला एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद कर दी गई। पार्क लेन मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और हरेश कंपनी रेफरेंसेस में मुल्जिमान पर फर्दर जुर्म आयद करने का सिलसिला जारी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई काबीना की ख़ुसूसी इजलास की सदारत भी करेंगे और सूबे के तरक्याती मंसूबों पर भी गौर किया जाएगा। आम खबर से आपको आगाह करते चलें, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर पेशावर जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म सूबाई काबीना के ख़ुसूसी इजलास की सदारत भी करेंगे और सूबे के तरक्याती मंसूबों पर भी गौर किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया है जिसमें सियासी, मुआशी और कौमी सलामती के मामलात पर गौर किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब पर बात होगी। इजलास में अपोजिशन के बयानिए पर हुकूमती नुक्ता नज़र को काबीना में रखा जाएगा। इजलास में काबीना की कमेटी बराए तवानाई के 24 सितंबर के फैसले की तौसीक भी की जाएगी और वज़ारत खजाना वफाकी काबीना को कर्जों और डेबिट सर्विसिंग पर तफसीली ब्रीफिंग भी देंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर काबीना इजलास में पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग भी देंगे। FIA शेड्यूल ऑफ ऑफिस में नई जराम के इंदराज की मंजूरी भी दी जाएगी और वफाकी काबीना को अफगानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। काबीना को अरसा में टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब के मंसूबे को सबोताज करने पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाएगी। और यहाँ आपको बताते चले, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब तक अफगानों को अमन और सुकून नसीब नहीं होगा पाकिस्तान भी हकीकी अमन हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मजमून में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में जोग्राफिया, सकाफत और रिश्तों से जुड़े हैं। अफगानिस्तान व गैर मुल्की अफवाज का उजलत में इनखला गैर दानिशमंदाना फैसला होगा। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मजमून में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने 2018 में अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए पाकिस्तान की मदद मांगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में सियासी हल के लिए हर मुमकिन मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में अमन का जो रास्ता हमने इख्तियार किया वो आसान नहीं था। पाकिस्तान के इन दहाइयों से 40 लाख अफगान मुहाजिरीन की देखभाल कर रहा है। अफगान जंग से असलाहा और मंशियात पाकिस्तान में आई। इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में अमन मुमकिन है। उस वक्त अफगानिस्तान और खित्ते के लिए उम्मीद का सुनहरी मौका है। दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में अफगान जंग खात्मे के करीब है। अफगान मुज़ाकरात का दौर मजीद मुश्किल हो सकता है जिसके लिए तहम्मुल और मफाहमत की फजा दरकार है। सिर्फ अफगानिस्तान की क़यादत और अफगानों की शमूलियत से ही पायदार अमन मुमकिन है। अफगानिस्तान में अमन और इस्तेकाम ताकत के जरिए बाहर से थोपा नहीं जा सकता। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज का उजलत में इनखला गैर दानिशमंदाना फैसला होगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा है कि डायलिसिस मशीनों समेत तिब्बी आलात अब पाकिस्तान में ही बनाए जाएंगे। अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी का कहना था, फैसलाबाद के इंडस्ट्रियल जोन में 200 एकड़ रकबे पर मेडिकल आलात बनाने का जोन कायम किया गया। मेडिकल जोन में मुख्तलिफ तिब्बी आलात तैयार किए जाएंगे जिनमें डायलिसिस और एक्सरे मशीनें, दिल की बंद शरियानें खोलने के लिए स्टंट, किनोला, सिरिंज और सुइयां शामिल हैं। वफाकी वजीर का कहना था कि पाकिस्तान 1 अरब 40 करोड़ डॉलर मालियत की तिब्बी आलात हर साल दरामद करता है, लेकिन अब ये बहुत कम हो जाएगी। फैसलाबाद के बाद अगला मेडिकल जोन सियालकोट में बनेगा।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अमले ने सादकाबाद ट्रांसफार्मर चौक में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन से मुंह मोड़ लिया। थाना सादकाबाद की हदूद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अमले में हमला किया गया था और मार पिटाई भी की गई थी, जिसके बाद तजावुजात माफिया के हौसले बढ़ गए हैं। हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी इस वक्त ट्रांसफार्मर चौक में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वजूहात हैं कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला अपना काम करने से कासिर है। जी अदनान बरी, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त सादकाबाद चौक में मौजूद हूँ। सादकाबाद चौक जो है ये इस वक्त तजावुजात का मरकज़ बन चुका है, भत्ता माफिया का मरकज़ बन चुका है। दुकानदार भी पैसे ले रहे हैं और ज़िम्मेदार भी पैसे यहाँ से आके ले रहे हैं और रोड पे चलने वाले जो अवाम है सख्त परेशान है। सादकाबाद चौक के वाक़यात में से एक बड़ा वाक़या मौजूद है कि यहाँ कोरोना से कबल यहाँ पे सादकाबाद में कुछ ठिया माफिया, कुछ रेडी माफिया वाले लोगों ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़िम्मेदारान पे हमला किया था, जिस पे सर भी फटे, नाक की हड्डियाँ टूटी, बाजू की हड्डियाँ भी टूटी। सादकाबाद थाने में उसके खिलाफ FIR भी काटी गई, लेकिन उस FIR काटने के बाद आज तक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो अमला तजावुजात है उसका इस तरफ किसी किस्म का तवज्जो देने से मुकम्मल तौर पर आ रही है। और यहाँ से ये भी बात समझ में आई है, यहाँ पे लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पे जो तजावुजात माफिया हैं उनकी सियासी पुष्टबनाई बहुत ज़्यादा मजबूत है। अब सियासी पुष्टबनाई कौन सी ऐसी मजबूत है इसके हवाले से तो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन जो तजावुजात माफिया है यहाँ पे उनके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ मौजूद हैं। मेट्रोपॉलिटन के अमले का इस इलाके में आके लड़ाई झगड़े के वाक़यात के बाद FIR कटने के बाद यहाँ पर ना आना एक सवालिया निशान बन चुका है। जी, बहुत शुक्रिया अदनान हैदर बरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि सऊदी अरब का कौमी दिन सऊदी भाइयों से इजहार मोहब्बत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स की जानिब से जद्दा में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। सऊदी शहरियों के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भी खूब जोश और जज्बे से मनाया। सऊदी अरब के कौमी दिन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टाइगर फोर्स की जानिब से मुनक्किदा तकरीब की सदारत सदर टाइगर फोर्स सदर अंजुम इकबाल वड़ाइच ने की और तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ सऊदी सहाफ़ी और फिल्म मेकर शायरा सुमेरा अजीज थी, जबकि निजामत के फ़राइज़ मलिक अमजद इकबाल ऐवान ने अदा किए। एजाजी मेहमानों में इरम रूमी, मिसिज मारिया, मैडम फिजा शामिल हैं। मुकर्रीन ने खिताब करते हुए शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान के खदमात का एतराफ़ करते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। सायमा तारिक ने दिलचस्प क्विज प्रोग्राम के जरिए तमाम हाजिरीन में इनामात भी तकसीम किए। मारूफ सिंगर सैयद बसाम और अकीला की मिली नगमों ने शुरका के दिल जीत लिए। तकरीब के आखिर में केक भी काटा गया और मारूफ पाकिस्तानी निजात सऊदी सहाफ़ी इब्राहिम बलोच ने कामयाब प्रोग्राम करवाने पर टाइगर फोर्स और तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद दी और शुक्रिया भी अदा किया। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि महाजिरों के लिए सिंधी अंसार का दर्जा रखते हैं। हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को बताकर मरेंगे कि सिंध वालों ने हमारे आबा अजदाद को गले से लगाया है। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि महाजर इस्लाम के नाम पर बनने वाली रियासत आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा किया, जबकि उन्हें गले लगाकर सिंध वालों ने इंसार की सुन्नत पर अमल किया। इस रिश्ते में नस्ल दर नस्ल किसी की सियासत की वजह से दरार नहीं आनी चाहिए। सिंधी और महाजर मिलकर पीपल्स पार्टी के सिंध कार्ड और MQM के महाजर कार्ड को नाकाम बना दें। पीपल्स पार्टी सिंध वालों और महाजरों के हकूक छीन कर उन पर जुल्म कर रही है। अगर सिंधी सूबे की तकसीम नहीं चाहते तो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान को रिबोट करने की जरूरत है। इस हालत में ये मुल्क नहीं चल सकता। रोजाना 8 बच्चों के साथ ज्यादती रिपोर्ट हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं। हमने अदल फराहम करने के लिए जो इमारतें बनाई है वहाँ जुल्म हो रहा है। क्या जुल्म है? कहा जाता है कि हम तो फैसले करते हैं, इंसाफ अल्लाह करता है। मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 117 ममालिक की आबादी 2.5 करोड़ से कम है। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो जराइम की तरफ कैसे नहीं जाएंगे? हम कल के दहशतगर्द आज बना रहे हैं। PSP के पेश करदा 6 निकात में पाकिस्तान के 95% मसाइल का हल है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के वर्चुअल इजलास से खिताब के दौरान पाकिस्तानियों, कश्मीरियों और सिखों का न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाज किया गया है। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो नाज़ी मोदी और इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को न सिर्फ मकबूजावादी बल्कि पूरे भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके। जबकि दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के लिए तौसी किरदार पर जोर दिया। ताहम वो सलामती कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त हासिल करने की मुहिम में वाज़ेह तौर पर नाकाम रहे।
मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का कहना है जब अपोजिशन इस्तीफे देगी तो वजीर आजम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाएगी और वजीर आजम का भी नया इलेक्शन होगा। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने कहा है कि जिसने भी 3 माशाअल्लाह के बाद चौथे माशाअल्लाह का सोचा तो वो मुल्क का दुश्मन होगा। बचा कुचा पाकिस्तान चौथे माशाअल्लाह का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान को जमहूरियत और कायदे आज़म के रास्तों पर चलाने से ही तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और मजबूती का एक ही रास्ता है, वो आइन का रास्ता है। एहसन इकबाल का कहना था कि जब अपोजिशन इस्तीफे देगी वजीर आजम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाएगी। अगर अपोजिशन ने इस्तीफे दिए तो वजीर आजम का भी नया इलेक्शन होगा। लीगी रहनुमा ने कहा कि लोटों को कबूल करना अवाम के सियासी शऊर की तौहीन है। हर इलेक्शन में वफादारियां तब्दील करने वालों को पार्टी में ना लाया जाए। इलेक्शन के सियासी मौसम में परिंदों के हौसला शिकनी करनी होगी। लोग अपना बंदोबस्त कर लें, हमने तजावुजात गिराने ही गिराने हैं। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने तजावुजात कायम करने वालों को खबरदार कर दिया। वजीर रेलवे शेख रशीद ने शाह अब्दुल लतीफ स्टेशन पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालत उज़्मा का हम पर दबाव है। अब हमने सिंध हुकूमत के साथ मिलकर तजावुजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा करना था। सिंध हुकूमत से दरखास्त है कि अगर तजावुजात के खात्मे के दौरान अगर लोग बेघर हो जाएं तो उनको मुतबादिल जगह फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि CR पर सिंध और विफाक एक पेज पर हैं, काम शुरू होने लगा है जिसमें सिंध हुकूमत का पूरा ताउन हासिल है। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा कि हर 15 दिन बाद कराची आऊंगा। और दूसरी जानिब शेख रशीद की जानिब से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पर सवालात उठाने के बाद राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद से 10 सवालात पूछने की सूरत में जवाब दे दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं माजी में मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के 10 सवालात के जवाबात तो नहीं दिए, ताहम शेख रशीद के सामने 10 सवालात रख दिए। एक बयान में राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद पर आइन, कानून और जमहूरियत का गद्दार होने का इल्जाम लगाते हुए पूछा कि मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश करने और अंपायर की उंगली का इंतजार करने वाला कौन था? फॉरेन फंडिंग और बेनामी अकाउंट्स के जरिए किसने और कहां से फंडिंग की? राना सनाउल्लाह कहते हैं सवाल पूछने वाले इन सवालात का भी जवाब दें। लाड़काना में न्यू बस टर्मिनल पर ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देने वाला ASI असगर मुगैरी ने चेकिंग के दौरान पुलिस को मतलूब रिपोर्ट 2 मुल्जिमान को शराब के साथ गिरफ्तार किया, जबकि सियासी शख्स उन्हें भगा कर ले गया। ASI असगर मुगैरी का कहना था मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए कुछ देर बाद एक सियासी शख्स फौरन वहां पहुंचा। वली थाना के SHO के सामने मुझ पर लातों, मुक्कों और थप्पड़ों का आजादाना इस्तेमाल किया और मेरी वर्दी भी फाड़ दी, लेकिन हमारे ही महकमे के पुलिस एहलकार अफसरान खामोश रहे। सियासी बासर के खिलाफ कुछ भी न कर सके, जबकि वो सियासी शख्स दोनों मुल्जिमान को अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गया। दूसरी जानिब SSP लाड़काना मसूद अहमद बंदिश ने ASI से की जाने वाली मारपीट बदतमीजी का नोटिस लेते हुए ASP सिटी रिजवान तारिक को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म इमरान अपनी हुकूमत की पॉलिसी बताना चाहता हूं। जो भी कोई हुकूमत होती है उसका कोई नजरिया होता है और वो नजरिया उसका रोड मैप होता है, यानी नजरिया बताता है कि वो हुकूमत किस तरफ जा रही है। तो मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि मेरा नजरिया वो है जो मदीना की रियासत जिस असूलों पर खड़ी हुई थी वो है हमारा नजरिया। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली एक इस्लाम की रियासत बनाई थी वो एक नजरिए पे बनी थी। वो नजरिया क्या है? वो नजरिया ये है कि एक रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कमजोर तबके को ऊपर लेके आए। वो कमजोर तबका खुद ऊपर नहीं आ सकता, उसको मदद की जरूरत होती है। और रियासत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपने कमजोर लोगों को, जिस तरह दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई मदीना में, कभी दुनिया में कोई सोच नहीं थी फलाई रियासत की। मदीना की रियासत में उन्होंने जिम्मेदारी ली बेवों, यतीमों, मजदूरों, बूढ़ों को, गरीबों को
اور دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا انقلاب آیا ہی نہیں کہ وہ لوگ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی وہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کئی سو سال تک. تو یہ ہمارا ملک بھی جو ہمارے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ تھی وہی تھی اسلامی فلاحی ریاست. تو جب یہ آپ میرا نظریہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس راستے پر نکل رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقہ ہم اس کو اوپر اٹھائیں. گورنمنٹ کی ساری پالیسیز وہ کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے. اور جب آپ کمزور طبقے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ علاقوں کی بات کرتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں. کئی جب ملک میں ترقی ہوتی ہے تو جو ترقی ہونی چاہیے وہ سب کو اوپر اٹھانے کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک علاقہ اوپر چلا جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے. لہذا میرا بڑا واضح موقف ہے قبائلی علاقے کے اوپر بلوچستان پہ. اور کئی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں مثلا ڈی جی خان, میاں والی, یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. سندھ کے کئی علاقے اندرون سندھ میں پیچھے رہ گئے ہیں. تو لہٰذا جو علاقے سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں قبائلی علاقہ سب سے نمایاں ہے. کیونکہ جو سسٹم بنا تھا قبائلی علاقے کا, قبائلی علاقہ کا اسپیشل سٹیٹس تھا. پاکستان کے صرف 44 قانون قبائلی علاقوں میں لاگو تھے. تو قبائلی علاقے کی کسی نے, کیونکہ قبائلی علاقے کی ووٹ سے تو کوئی اقتدار میں نہیں آتا تھا, نہ سینٹر میں اور نہ تب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا, اب صوبہ پختونخوا. اس میں تو اس کو قبائلی علاقے کی ووٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو جس طرح سندھ کے اندر جو پارٹی اندرون سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو کراچی کے جو آج کل برے حالات ہیں اس لیے کہ جو پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے وہ تو اندرون سندھ سے لے کے آتی ہے, تو ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اس سے پہلے یہ جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا گڑھ سینٹرل پنجاب تھا اور لاہور اصل میں گڑھ تھا, تو وہ ڈیولپمنٹ ایک ہی جگہ پہ لے جاتی تھی, باقی علاقے پیچھے رہ جاتے تھے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سب سے زیادہ ان کے پر توجہ دینی ہے. اور میں جب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ, محمود خان بات ٹھیک کہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں قبائلی علاقے کی, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز قبائلی علاقے کے اوپر خرچ کریں. مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا ہے کہ حالانکہ ہمارے صوبوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا ہمارے آنے سے پہلے کہ 3% وہ اپنے NFC ایوارڈ سارے صوبے دیں گے قبائلی علاقے کو. لیکن ہم نے جب ہمیں حکومت ملی تو وہ صوبے تیار نہیں ہیں اپنے وہ فنڈ دینے کے لیے جو انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا. میں ان کو یاد کراتا ہوں کہ ہمارے دین کے اندر, قرآن کے اندر یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اپنے وعدوں کو پورا کرو. مسلمان اپنے وعدے پہ کھڑا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ ان سارے صوبوں سے جو باقی صوبے ہیں, پختونخوا نے تو اپنا شیئر دے دیا لیکن باقی صوبے کہتے ہیں جی آگے ہی بڑے برے حالات ہیں, آگے ہمیں پیسہ نہیں پورا مل رہا. کیونکہ ملک کے تو آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے حالات برے ہیں. ٹھیک ہونے والے تھے, پھر کرونا آ گئی, کرونا کی وجہ سے ہمارے پیسہ کم اکٹھا ہوا. لیکن میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ پختون جو ہمارا انضمام ہوئے علاقے ہیں, پرانا قبائلی علاقہ, میری پوری کوشش ہے کہ آپ کو ہم جو فنڈز, باقی اگر علاقوں کو فنڈز نہیں بھی ملتے, کم از کم قبائلی علاقے اور بلوچستان کو پورے فنڈز ملنے چاہیے. جو محمود خان آپ نے بات کی کہ جو آپ کو ڈیولپمنٹ کے لیے قبائلی علاقے کے لیے فنڈز چاہیے, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم پورا زور لگا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے
کہ پلاننگ کو میں نے پورا کہا ہوا ہے منسٹری آف پلاننگ کو کہ قبائلی علاقے کے لیے آپ کہیں سے بھی فنڈز پورے کریں، کیونکہ مجھے ایک اور خدشہ ہے، ہمارے دشمن ان لوگوں کے ساتھ پوری طرح ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عناصر جو نہیں چاہتے یہ انضمام قبائلی علاقے کا اور پختونخوا کا، وہ پوری کوشش کریں گے کہ کوئی نہ کوئی انتشار پھیلایا جائے۔ جو ملک سے باہر دشمن ہیں وہ اس طرح کے عناصر کو پوری طرح فنڈ بھی کرتے ہیں اور بار بار کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح رکاوٹیں ڈالی جائیں یہ جو انضمام ہوا ہے۔ اس لیے اور بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم قبائلی علاقے کے اوپر پوری طرح ڈیولپمنٹ میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، اور یہ جو انضمام کی وجہ سے ایک اور چیز ہوئی کہ یہ جو تجارت کرتے تھے یا جو چیزیں لے کے آتے تھے افغانستان سے، وہاں اب وہ باڑ لگ گئی ہے جو لگنی بھی چاہیے اسمگلنگ روکنے کے لیے، کیونکہ اسمگلنگ پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ ہماری انڈسٹری نہیں ڈیولپ ہوتی اسمگلنگ کی وجہ سے۔ انڈسٹری اگر نہیں ڈیولپ ہوگی ہم روزگاری ان لوگوں کو دے سکیں گے، اپنے نوجوان آبادی کو، اور دوسری چیز ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ اگر ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے پاکستان کبھی بھی یہ قرضوں کی دلدل سے نہیں نکل سکتا، تو اس کے لیے ہمیں اسمگلنگ تو روکنی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو وہاں پہلے تو بارڈر تھا ہی نہیں، ان کے لیے بارڈر مارکیٹس کھولنی شروع کرنے لگے ہیں۔ پوری ہماری تیاری ہو رہی ہے کہ بارڈر مارکیٹس کھلیں تاکہ وہاں جو لوگ جو تجارت کرتے تھے افغانستان سے ان کے لیے موقع فراہم ہو روزگار کے۔ اور ایک اور بڑی خوشخبری ہے کہ افغانستان میں جو اب امن کی طرف ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے طالبان کا اور افغان گورنمنٹ کا، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ ادھر بھی ہمیں خوف ہے کہ ایسے عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے ملک جو نہیں چاہتے کہ یہ امن ہو افغانستان میں، اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو یہ سارا قبائلی علاقہ، اس سب میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی، کیونکہ تجارت شروع ہو جائے گی، یہاں سے سینٹرل ایشیا تک موقع ملے گا تجارت کرنے کا، تو وہ خوشحالی آئے گی جو ابھی تک بدقسمتی سے جب سے پاکستان بنا ہے قبائلی علاقے میں وہ خوشحالی نہیں آئی۔ اور اب انشاءاللہ اگر یہ جس طرف جا رہا ہے امن کا بات چیت، اور انشاءاللہ اگر یہ آگے بڑھتی ہے تو سارا قبائلی علاقہ سب میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی تجارت کی وجہ سے۔ میں آخر میں محمود خان آپ کو پوری اپنی طرف سے اور اپنی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو یہ پورا آپ کو اعتماد سے کہتا ہوں کہ ہر قسم کا آپ کے ساتھ آپ کی مدد کی جائے گی کہ یہ جو قبائلی علاقے جو آپ کا حصہ بنے پختونخوا کا، ان کی ہر قسم کی مدد کی جائے، ہر قسم کے فنڈز دیے جائیں، ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کی جائے، کیونکہ یہاں لوگوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وجہ اس کی یہ کہ 70 سالوں میں یہ قبائلی علاقہ پیچھے رہ چکا ہے۔ سب سے زیادہ غربت یہاں ہے، سب سے کم تعلیم اس علاقے میں ہے، سب سے کم روزگار اس علاقے میں ہے، یہاں سے لوگوں کو دور دور جانا پڑتا ہے روزگار لینے کے لیے۔ اس لیے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس علاقے میں انڈسٹری بھی لگے، اور انڈسٹری وہ لگے جو ایکسپورٹ کر سکے، خاص طور پہ افغانستان سینٹرل ایشیا میں۔ جو ایک اور بہت بڑا ذریعہ معاش اس سارے علاقے میں ہو سکتا ہے، زیتون ہم کوشش کر رہے ہیں سب اس علاقے میں زیتون کے درخت لگائیں۔ یہ جو ہم نے سٹڈی کیا ہے یہاں سے لے کے نیچے وزیرستان تک، یہ وہ علاقہ ہے جو سب سے زیادہ جدھر زیتون کے درخت بہترین اگتے ہیں، اور اگر یہ اگلے 3-4 سال تک جو ہم درخت اگا رہے ہیں یہ آپ کو یہی اس علاقے میں اتنی آمدنی دے دے گا کہ آپ کو کسی کو ابھی تک اندازہ نہیں، کیونکہ جو زیتون ہے وہ دنیا میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور ہم جو باہر سے اتنا زیادہ جو تیل یعنی گھی وہ جو باہر سے
इंपोर्ट करते हैं वो भी हमें नहीं करना पड़ेगा, और ये इससे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और इस सारे इलाके में इंशाल्लाह खुशहाली भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान जिला महमद में अमायदीन से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था, कमजोर तबकों की खुशहाली रियासत की जिम्मेदारी है। खुशहाली के सफर में तमाम इलाकों की तरक्की यकसा मौके मिलने चाहिए। कमजोर तबकों को ऊपर लाना रियासत की जिम्मेदारी है। मदीने की रियासत एक फलाही रियासत है। मदीने की रियासत जिन उसूलों पर खड़ी थी, हमारा नजरिया वही है। कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल का नजरिया फलाही रियासत का ही था। हमारी पूरी कोशिश है अफगान अमल कामयाबी से हमकिनार हो। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे, कराची में कस्टम्स एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी कार्रवाई करते हुए 45,000 किलोग्राम स्मगल शुदा नॉन ड्यूटी पेड आला क्वालिटी का गैर मुल्की कपड़ा बरामद कर लिया गया। कस्टम्स का मंदिर वाली गली लियारी मेठादर में गोदामों पर छापा मारा गया। तर्जुमान के मुताबिक छापे के दौरान बरामद किए गए 45,000 किलोग्राम स्मगल शुदा कपड़े की मालियत 12 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। मियां चुन्नू से खबर शामिल करेंगे, जहां FIA की अड्डा मौसमी वर्क में कार्रवाई सादाल अवाम से एहसास कफालत और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पर फ्रॉड करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम गुज़िश्ता कई सालों से सादाल अवाम से करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुका है। बस्ती ओट में मुतादिद घरों में मोबाइल एक्सचेंज भी लगी हुई हैं। मुलजिमान एक्सचेंज के जरिए बैरून मुल्क से आने वाली कॉल्स को हाईजैक करके मुल्की खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी पर ओट बरादरी की तरफ से नेशनल हाई रोड को ट्रैफिक के लिए बंद करके एहतजाज किया गया। महाफिज भी लुटने लगे। फ्रॉडियों ने DSP नई मजीद सिंधु सदर सर्कुल टोबा टैक्सिंग को 1 लाख रुपए का चूना लगा दिया। फ्रॉडियों के चुंगल से पुलिस भी न बच सकी। टोबा टैक्सिंग में DSP नई मजीद के बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए फ्रॉडियों ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। पुलिस ने DSP की मदीयत में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। DSP साहब ने थाना सिटी टोबा टैक्सिंग में मुकदमा दर्ज करवाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मुझे PTCL के नंबर से कॉल मौसूल हुई, जिसने खुद को बैंक का नुमाइंदा जाहिर किया और मुझसे मालूमात ली। इसके थोड़ी देर बाद उसके अकाउंट से 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए गए। ये रकम गुजरावाला के रिहायशी मोहम्मद बिलाल व नवाब अकाउंट में ट्रांसफर हुई है। लोहतरा थाना सदर में 1.5 माह से लापता होने वाला नौजवान की अगवा का मुकदमा दर्ज न हो सका। 60 साल मेहनतकश खातून बेटे की तलाश में दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। सदर पुलिस लोधरा के खिलाफ मेहनतकश खानदान सरापा एहतजाज। सदर पुलिस 1.5 माह कबल लापता होने वाले नौजवान के अगवा का मुकदमा दर्ज न कर सकी। 60 साल मेहनतकश खातून बेटी की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रही है। बेटा यजमान के इलाके में बीवी बच्चों समेत जमींदार के खेतों में काम करता था। 1.5 माह से लापता है। शुबा है जमींदार ने बेटे को कत्ल कर दिया है। खातून मंजूर बीवी ने इल्जाम लगाया है कि मैंने सदर पुलिस और DPO को दरखास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। जबकि पुलिस का कहना है कि सज्जाद की गुमशुदगी के हवाले से दरखास्त मौसूल हो चुकी। कार्रवाई अमल में जरूर लाई जाएगी। सिंध में तालीमी इदारों को खोल दिया गया, लेकिन कुछ स्कूलों में अभी भी बारिश का पानी खड़ा है। निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा JNN न्यूज इजाज मेंगल से। जे इजाज, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध महकमा तालीम के ऐलान के बाद ज़िले भर के तमाम तर स्कूल खुल गए हैं, लेकिन ज़िले और म्यूनसिपल इंतज़ामिया की नाअहली के बायस तमाम स्कूलों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिसके बायस तलबा को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि तलबा से हमारी बात हुई, उनका कहना है आज हम पहले दिन स्कूल आए हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में गंदगी के ढेर और बारिश का पानी ताहाल मौजूद है, जिसके बायस हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तलबा ने हुकूमत और इंतज़ामिया से मुतालबा किया है जल्द से जल्द स्कूलों से बारिश का पानी अखराज किया जाए ताकि वो मज़ीद मुश्किलात से बच सकें। जी बहुत शुक्रिया इजाज मेंगल तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि सादकाबाद के इलाके अहमदपुर में इकलियती बरादरी का MA इंग्लिश पास माजूर नौजवान पढ़ लिख कर सड़क पर जूतियां मरम्मत करने पर मजबूर हो गया। देखते हैं नुमाइंदा JNN अकरम खान की इस रिपोर्ट में।
रियासत मदीना और करोड़ों नौकरियां देने के बुलंद बाला दावे करने वाली हुकूमत के दौर में सादकाबाद के इलाके अहमदपुर लम्मा से ताल्लुक रखने वाला अक़लियती बिरादरी का माजूर नौजवान पढ़ लिख कर जूतियां मुरम्मत करने पर मजबूर हो गया है। नौजवान का कहना है कि इसके बाप ने इसी जगह बैठकर सारी उम्र लोगों की जूतियां मुरम्मत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन कोरोना की वजह से नौकरी चली गई, जिसके बायस नौबत घर के फाकों पर आ गई। मेरा नाम अर्जुन जी है और मैं अहमदपुर लम्मा में रहता हूँ। अक़लियती बिरादरी से मेरा ताल्लुक है। मेरे वालिद साहब ने बड़ी मेहनत करके मुझे आला तालीम दिलवाई। मैंने एमए इंग्लिश पास किया। मेरे वालिद साहब भी मोची का काम करते थे और उन्होंने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके मुझे एमए पास करवाया। और पहले तो बचपन ही से मुझे माजूरी हो गई थी, तो पहले उन्होंने बहुत अखराजात किए और मेरी दवाई वगैरह ली। एमए पास करने के बाद मैंने जगह जगह पर इंटरव्यू दिए, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए भी। कहीं पर भी मुझे गवर्नमेंट की जॉब नहीं मिली। फिर एक जगह पर प्राइवेट स्कूल में जॉब दे दी, वो 5,000 मुझे पर मंथ देते थे। वो भी कोरोना की वजह से वो बंद हो गया और मेरी वो भी गवर्नमेंट की जॉब चली गई। अब मैं गवर्नमेंट से और पीएम इमरान खान से अपील करता हूं कि मुझे गवर्नमेंट की जॉब प्रोवाइड की जाए ताकि मैं अपने वालिदैन की खिदमत कर सकूं। पढ़ लिख कर डिग्रियां हासिल की और अपनी मदद आपके तहत नौकरी हासिल की, लेकिन कोरोना के बायस लगने वाला लॉकडाउन ने मुंह से नवाला तक छीन लिया। सड़क पर जूतियां गांठता अर्जुन जी नौकरी मिलने की उम्मीद लिए मसीहा का मुंतजर है। कैमरामैन वसीम खान के साथ अकरम खान, JNN न्यूज़, सादिकाबाद। और दूसरी जानिब सादकाबाद अहमदपुर लम्मा के कदीमी कब्रिस्तान पीर दादला में शहीद की चार दीवारी न होने की वजह से कब्जा माफिया ने गैर कानूनी तामीरात कर ली हैं और चार दीवारी न होने के बायस लोगों ने अपने जानवर बांध रखे हैं, कब्रिस्तान से रास्ते बना लिए हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं अकरम खान से। जी अकरम, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद सादकाबाद के नवाही इलाका अहमदपुर लम्मा के कदीमी कब्रिस्तान दादला शहीद में, जिसका रकबा 27 एकड़ मुश्तमिल था, जो कब्जा माफिया ने कब्जा कर रखा है, जो अब 15 से 16 एकड़ जा बचा है। तो शहरी काफ़ी परेशान है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, मज़ीद से जानते हैं। जी सर, बताएं इसका कितना रकबा था और क्या यहाँ सहूलियात मौजूद नहीं है? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ JNN न्यूज़ का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस कब्रिस्तान के लिए, तक़द्दुस पमाल के लिए कुछ सोचा। लोगों ने यहाँ पे जानवर बांध रखे हैं, यहाँ पर वज़ूगाह भी नहीं है और चार दीवारी न होने की वजह से कब्रों की बेहरमती हो रही है। हमारी वज़ीर आला सरदार उस्मान बोजदार, वज़ीर आज़म इमरान खान और DC रहीम यार खान और AC सादकाबाद आमिर इफ्तिखार से अपील है कि इसकी चौथ दीवारी के बारे में कुछ सोचा जाए। जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी कि यहाँ चार दीवारी न होने की वजह से लोगों ने यहाँ जानवर बांध रखे हैं और गुजरगाह बना रखी है, जिसकी वजह से कब्रिस्तान का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। रकबे पे जो है कब्ज़ा माफिया मज़ीद कब्ज़ा कर रहा है। तो इन्होंने अपील किया वज़ीर इमरान खान, वज़ीर आला उस्मान बोजदार और DC रहीम यार खान और असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद से कि इसका रकबा वागुदार करवाया जाए और इसकी चार दीवारी बनाई जाए। जी बहुत शुक्रिया अकरम खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि सिंध के इलाके में पानी की निकासी पर दो अफराद के दरमियान लड़ाई के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मरीज की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से एक माह कबल होने वाली बारिशों के पानी की निकासी अब भी मुमकिन न हो सकी। पानी की निकासी का अमल लोग अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, जिस पर झगड़े होना रोज का मामूल बन चुका है। लाड़काना के तालीमी इदारों में SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। तलबा कोरोना वायरस से बचने के लिए एक दूसरे से फासले पर बैठते हैं, मास्क और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करते हैं। मजीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा JNN न्यूज़ बख्तियार बुगटी से। जी बख्तियार, मजीद क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाड़काना का सबसे बड़ा जो है पायलट हायर सेकेंडरी स्कूल पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया है और यहाँ पर सैनिटाइज़र भी बच्चों को किया जा रहा है। मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर 7,500 बच्चे जो हैं ज़ेर तालीम है, लेकिन इस वक्त 3 शिफ्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्तलिफ शिफ्टों पर बच्चों को एक बेंच पर एक बच्चे को यहाँ पर जो है बिठाया जा रहा है, उसको तालीम दी जा रही है। मैं आपको बताऊँ कि आज जो है 6ठी से जब के जो तलबा हैं वो स्कूल चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मुताबिक आज से स्कूल मुकम्मल खोल दिए गए हैं। बहुत ही खुशी का माहौल है। वालिदैन खुश नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल बच्चे खुश नज़र आ रहे हैं, वो स्कूल में आ रहे हैं
اور زیادہ تر آپ میں دعویٰ سے کہتا ہوں آپ کو کہ یہاں سے سندھ کا سب سے بڑا اسکول ہے، مگر آپ دیکھیں گے کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہوگا جسے ماسک نہیں ہوگا۔ ہم نے ماسک کمپلسری کر دیا ہے، گیٹ پہ سینیٹائزر موجود ہے اور وہ ٹیمپریچر گن موجود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پائلٹ ہائی اسکول سندھ میں سب سے بڑا ہائی اسکول ہے۔ یہاں پر جو ہے 7,500 کے قریب جو ہے بچے زیر تعلیم ہیں، اور اس وقت جو ہے تقریباً 2,500 بچے جو ہیں وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرنسپل ہیں پائلٹ ہائی سیکنڈری اسکول کے، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر 3 شفٹ ہم نے لگائے ہیں، وقتاً جو ہے بچوں کو یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، اور یہاں پر سینیٹائزر اور ہینڈ واش سمیت دیگر جو سہولیات ہیں وہ یہاں پر رکھے گئے ہیں تاکہ بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور کرونا وائرس سے بھی وہ محفوظ رہ سکیں۔ جی بہت شکریہ بختیار بگٹی تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پیٹرولنگ پولیس ٹھل کا فیک اور بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے، درجنوں موٹر سائیکلیں بند کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں ترنڈا محمد پناہ سے فیاض احمد۔ ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقے ٹھل حمزہ میں قائم پیٹرولنگ پوسٹ پر تعینات گشت پارٹی کے انچارج راؤ سمیع اللہ اپنی نفری کے ہمراہ ان ایکشن ناکے لگا کر گاڑیوں کی چیکنگ اور ہر آنے جانے والے پر کڑی نگاہ۔ اس بارے گشت پارٹی کے انچارج راؤ سمیع اللہ نے بتایا کہ اعلی آفیسران کے حکم پر گشت میں اضافہ کیے ہوئے ہیں، جگہ جگہ ناکے لگا کر گاڑیوں کی چیکنگ کا سلسلہ جاری ہے، جرائم پیشہ افراد کو روڈ پر نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اس بارے راؤ سمیع اللہ نے مزید JNN نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ فیک نمبر پلیٹ کے خلاف ہم آپریشن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بیٹ ایریا میں مکمل فیک نمبر جو ہے نا موٹر سائیکل نہیں رہیں گے، اور اپلائیڈ فار اور دفعہ 134 کی بھی کارروائی کریں گے۔ کیمرہ مین وقاص احمد کے ساتھ فیاض احمد، JNN نیوز، ترنڈا محمد پناہ۔ اور یہاں آپ کو بتاتے چلیں سندھ کے علاقے ٹھل میں 2 گروپوں میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں تصادم ہوا، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ٹھل کے نواحی گاؤں کریم بخش کھوسا میں زمین کے دیرینہ تنازع پر 2 گروہوں میں درمیان لڑائی ہوئی ہے۔ کلہاڑیوں کے وار سے 2 افراد شدید زخمی ہو گئے، جن کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمی افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اور نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے JNN۔